ऑफशोर ऑयल इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर में पहुंच गई है। ज्यादातर शैलो वाटर ऑयल फील्ड सूख रहे हैं और 2050 तक कई 100 रिग्स बेकार हो जाएंगे। पहले कोई भी प्लेटफॉर्म्स रिमूव करने के बारे में नहीं सोचता था, उन्हें समुद्र में ही रहने दिया जाता था। लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अब इन्हें रिमूव करना जरूरी है। स्टैंडर्ड ऑयल रिग्स के स्टील पिलर्स सी फ्लोर पर फिक्स्ड होते हैं, जो ऊपर के ढांचे को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ड्रिल रिग और प्रोसेसिंग प्लांट होता है, जिसका वजन 40,000 टन तक हो सकता है। साइट कोऑर्डिनेटर डैन आकेबूम जानते हैं कि इन मेटल जायंट्स को डिसमेंटल करना आसान नहीं है। आमतौर पर बड़े बार्ज पर फिट क्रेन से काम लिया जाता है। पुरानी तकनीक से प्लेटफॉर्म रिमूव करने के कई नुकसान थे। एक तो आपको लंबे समय तक समुद्र के अंदर रहना पड़ता था और आपको बहुत ज्यादा लिफ्टिंग करनी पड़ती थी, जिससे रिस्क बढ़ जाता था। कई रिग्स डिसमेंटल होने के कगार पर पहुंच चुके थे, इसलिए इंडस्ट्री को नई तकनीक की जरूरत थी। हमें जिसकी जरूरत थी वो नहीं था, इसलिए हमें कुछ नया और अलग डिजाइन करना था। और अगस्त 2016 में ऑफशोर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स ने पायनियरिंग स्पिरिट का निर्माण किया। इनोवेशंस के वाइस प्रेसिडेंट ऑन्ड्रे स्टीनहाउस मानते हैं कि $3 बिलियन की ये मेगा शिप इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये आइडिया सचमुच रेवोल्यूशनरी है। अगर आप कुछ ऐसा बिल्ड करें जो पहले कभी ना हुआ हो तो कई मुश्किलें आती हैं। एक 124 मीटर चौड़े और 477 मीटर लंबे इस जहाज का वजन मैक्सिमम ड्राफ्ट में 9 लाख टन से ज्यादा होता है। यह समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज है। मूवमेंट के लिए इसमें 6000 किलोवाट के 12 एज़िमुथ थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। यह मल्टीपर्पज शिप ऑयल प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल और रिमूव करने के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे पानी में पाइपलाइंस बिछा सकता है। बाव डिजाइन के अलग होने की वजह से इसमें लिफ्टिंग बीम्स के 8 पेयर्स लगे हैं। हर एक बीम का वजन 1800 टन है। इनकी मदद से जहाज 48,000 टन वजन के ऑयल रिग प्लेटफॉर्म की टॉप साइड को एक बार में ही उठा सकता है। समंदर में इतना वजन पहले कभी नहीं उठाया गया। पायनियरिंग स्पिरिट की टीम को यह इंजीनियरिंग मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। ये बहुत मुश्किल काम था। ये पूरी तरह से नई चीज थी, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक बड़े लिफ्टिंग सिस्टम के लिए एक बड़े जहाज की जरूरत थी। इतने विशाल और जटिल जहाज का निर्माण बहुत मुश्किल काम था। जहाज का साइज बहुत बड़ा है। हमने लगभग 2 लाख टन स्टील को वेल्ड और सोल्डर किया है और जहाज पर और भी कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाए गए जो पहले कहीं नहीं थे। लेंथ, वाटर डिस्प्लेसमेंट, विड्थ, ये यूनिक शिप है। ये दुनिया में बना सबसे बड़ा जहाज है। इतना विशाल जहाज कैसे बना जो समंदर में बने ऑयल रिग प्लेटफॉर्म को रिमूव कर सकता था? इसके लिए इंजीनियर्स ने मैरीटाइम इंडस्ट्री के पुराने इनोवेटर्स के काम पर ध्यान दिया। अगर बोट्स की बात करें तो शुरू से ही उनका साइज मायने रखता है और जब इंसान उन्हें बनाने का प्रिंसिपल समझ गया तो वो बड़ी बोट्स बनाने लगा। इजिप्ट के फराओ टोरो में 4th के वॉरशिप टेसेरा कॉन्ट्रेरस को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। 130 मीटर लंबे जहाज में 4000 गुलाम काम करते थे, लेकिन उसकी रफ्तार ना के बराबर थी। 1625 में स्वीडन के राजा गुस्तावस अडोल्फस ने अपने विशाल वॉरशिप वासा को पानी में उतारा।
लेकिन डेक पर दो भारी ब्रास कैनन लगे होने की वजह से हवा के झोंकों ने जहाज को उसके पहले सफर पर ही पलट के डुबो दिया। खुशकिस्मती से जहाज बनाने की कुछ नई तकनीकें आने वाली थीं। बाल्टीमोर हार्बर में वैनगार्ड फ्लीट की बची 2 कार्गो वेसल्स में से एक खड़ी है। इनका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। नेवल हिस्टोरियन क्लॉड बेरबे इन्हें लिबर्टी शिप्स मानते हैं। ये है स्टीमशिप जॉन डब्ल्यू ब्राउन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाए गए 2700 लिबर्टी शिप्स में से एक। दुनिया भर में 2 ऑपरेशनल लिबर्टी शिप्स में से ये एक है और इसमें इंजीनियरिंग का शानदार नमूना देख सकते हैं। लिबर्टी शिप्स युद्ध के समय अचानक सामने आई मुश्किलों से निपटने के लिए बनाई गईं। बेहद जरूरी सामान को अमेरिका से यूरोप भेजना था, लेकिन समंदर में जर्मन यू बोट्स बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद थीं। एलाइज मुश्किल में थे क्योंकि उनकी सप्लाई शिप्स को तबाह किया जा रहा था। तबाह हुए जहाजों की जगह दूसरे जहाजों को खड़ा करना नामुमकिन था, क्योंकि जहाज बनाने के पुराने तरीके बेहद सुस्त थे। 1941 से पहले जहाजों को एक ही जगह टुकड़ों में बनाया जाता और फिर बाद में उन्हें वहीं पर जोड़ा जाता। सबसे पहले तो कील तैयार की जाती थी, फिर उसके ऊपर फ्रेम या स्केलेटन को जोड़ा जाता और हल को भी ऐसे ही साथ फिक्स किया जाता। बड़े जहाज बनाने में बहुत समय लगता था। लगभग 6 महीने तक कई हुनरमंद लोग उस पर काम करते हैं। एलाइज को ऐसी तकनीक की जरूरत थी कि जर्मन जितने जहाज डुबोएं उससे ज्यादा नए जहाज तैयार हो जाएं। 1941 में अमेरिका के एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी जे काइजर ने इस मुश्किल का एक शानदार हल सामने रखा। काइजर ने खुद से पूछा कि एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट बनाने से अच्छा है कि पूरे शिपयार्ड में अलग अलग जगह पार्ट्स तैयार किए जाएं और बाद में उन्हें इकट्ठे असेंबल और वेल्ड कर लिया जाए। इस तरीके से समय की बचत बहुत ज्यादा होगी। अलग अलग जगह पर भी बड़ी संख्या में मॉड्यूल्स को तैयार करके शिपयार्ड्स में लाया जा सकता था। हेनरी फोर्ड कार प्रोडक्शन से प्रेरित होकर काइजर ने रिवेटिंग की जगह वेल्डिंग करने का फैसला किया ताकि समय बचाया जा सके। इस तरह के लार्ज सेक्शन प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स बने, उन्हें शिपयार्ड में लाकर ऊपर रखा गया और वेल्डिंग से असेंबल किया गया। आप देख सकते हैं कि ये एक हाउस है, इसमें ब्रिज और वार्डरोब है। इसे सीधा डेक पर वेल्ड कर दिया जाएगा। 1941 में काइजर के प्री फैब शिप्स की प्रोडक्शन पूरे अमेरिका में जोरों शोरों से शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन टाइम 2/3 कम हो गया। शिप तैयार होने में औसतन 42 दिन लगते थे और एक शिप को तो रिकॉर्ड 4 दिन में तैयार कर दिया गया। काइजर का शिप बिल्डिंग प्रोग्राम उम्मीद से ज्यादा कामयाब हुआ। कई लोगों का मानना है कि शिप न होती तो हम युद्ध हार जाते, इसलिए उन्होंने नाम दिया लिबर्टी शिप। काइजर के शिप बिल्डिंग प्रोग्राम ने शिप बिल्डिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। पायनियरिंग स्पिरिट के इंजीनियर्स काइजर के तरीकों से प्रेरणा लेकर उन्हें बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल करके बनाई गई पायनियरिंग स्पिरिट लिबर्टी शिप से 3 गुना बड़ी है। इतने बड़े स्तर पर प्री फैब्रिकेशन का काम पहले कभी नहीं हुआ। एक नॉर्मल शिप में 60 से 70 बड़े ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन इस शिप में हजारों ब्लॉक्स हैं जिन्हें प्री असेंबल करके प्री इरेक्शन ब्लॉक्स में बदला गया और उन ब्लॉक्स को शिपयार्ड में पहुंचाया गया जहां उन्हें इकट्ठा वेल्ड किया गया। अपने होम पोर्ट रॉटरडैम पहुंचने से पहले पायनियरिंग स्पिरिट को कोरिया के डेवू शिपयार्ड में बनाया गया। वो दुनिया के उन 4 बड़े शिपयार्ड्स में से एक है जहां ये काम हो सकता था। कोरियन शिपयार्ड्स में बहुत बड़े जहाज बनाए जाते हैं, लेकिन ये उनसे भी बहुत बड़ा था। और शिप की यूनिक शेप की वजह से प्री फैब्रिकेशन मेथड को भी नया रूप मिला। मैं आपको बताऊं, हमने इसे एक डॉक में नहीं बनाया। हमने पोर्ट साइड हल एक डॉक में बनाई और स्टारबोर्ड हल दूसरी फ्लोटिंग डॉक पर, और बाद में शिपयार्ड में लाकर इसे जोड़ा गया।
हम इसके हल को स्प्लिट हल कहते हैं। ये कैटामरान की तरह डबल हल नहीं है। हमें एक यूनिक शेप चाहिए थी, नहीं तो हम अलग अलग साइज के टॉप साइड्स के आगे पीछे नहीं घूम सकते थे, ना ही टॉप साइड से कनेक्ट कर सकते थे। प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स होने के बावजूद जहाज इतना बड़ा है कि इसे बनाने में 4 साल लग गए। मैन आवर्स और वेल्डिंग वर्क इतना ज्यादा था कि उनकी उम्मीद से 2 से 3 गुना ज्यादा वक्त खर्च हुआ। मैंने 8 जहाज बनकर निकलते देखे हैं, लेकिन इस जहाज का काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टील इस्तेमाल हुई है। इसे जहाज नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है ये एक बड़ा वर्किंग आइलैंड है। समंदर में खड़ा ये पायनियरिंग स्पिरिट ऑफशोर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लीडर है। ये एक ही लिफ्ट में रिग को डिसमेंटल करने के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे पानी में पाइप्स बिछा सकता है। इनोवेशन के वाइस प्रेसिडेंट ऑन्ड्रे स्टीनहाउस इसे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मानते हैं। इस जहाज की कैपेसिटी बिल्कुल अलग है। कई मिलियन टन पानी डिस्प्लेस होता है। इसकी लेंथ, इसकी वेट बहुत बड़ी है। इस जहाज ने इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जहाज अपने यूनिक डिजाइन की वजह से ऑयल रिग की टॉप साइड को एक ही लिफ्ट में उठा सकता है। जब हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्लेटफॉर्म को ऊपर से नहीं उठाते, हम उसे नीचे से लिफ्ट करके उठाते हैं। प्लेटफॉर्म को लिफ्ट करने से पहले पायनियरिंग स्पिरिट को प्लेटफॉर्म की हर लेग के अंदर कटिंग टॉर्चेस उतारनी पड़ती हैं। उसके बाद जहाज को अपनी पोजीशन लेनी होती है, लेकिन यह आम सेलिंग नहीं होती। जहाज की दोनों साइड्स को टॉप साइड के नीचे आना होता है और ऊपर थोड़ी जगह खाली रहनी चाहिए। हम जहाज के ड्राफ्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ताकि वो ठीक तरह से प्लेटफॉर्म के नीचे आ सके, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की हाइट अलग होती है। तेज लहरों में आप 9 लाख टन वजन वाले जहाज को किसी ऑयल प्लेटफॉर्म के नीचे कैसे सुरक्षित खड़ा कर सकते हैं? डिजाइनर्स ने अतीत के महान इंजीनियरिंग कारनामों से प्रेरणा लेकर इस काम में कामयाबी हासिल की। साइंस जर्नलिस्ट लेला नेलीपोर एक सुदूर पैनामेनियन आर्कीपेलागो पर एक खास तरह की इंजीनियरिंग मिस्ट्री की जांच करने जा रही हैं। वो मिस्ट्री दिन में सिर्फ 2 बार दिखाई देती है। मैं इस वक्त सैन टेल्मो आइलैंड पर हूँ। जब हाई टाइड होती है तो बीच पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब लो टाइड होती है तब किसी चीज का मलबा दिखाई देता है। लंबे समय तक लोकल लोग ये सोचते रहे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा एक जापानीज रेक है। आज से सिर्फ 15 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स डेलगाडो ने इस खास आयन मशीन की सिग्निफिकेंस को उजागर किया। इस रहस्य का जवाब इस इलाके में छिपा हुआ है। इनको पर्ल आइलैंड्स कहा जाता है। कई सदियों तक यहाँ के मूल निवासी गोता लगाकर समुद्र के तल से ऑयस्टर्स निकालते रहे, लेकिन 1850 के लगभग किनारे के आसपास ऑयस्टर्स की संख्या कम होने लगी। सन 1863 में पैसिफिक पर्ल कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड अमेरिकन इंजीनियर जूलियस क्रोल ने गहरे पानी से ऑयस्टर्स निकालने का एक खतरनाक हल खोजा। उन्होंने एक हैंड पावर्ड सबमरीन का निर्माण किया जो गहरे पानी में जा सकती थी, और यह मलबा उसी सबमरीन का है। इस सबमरीन की सबसे स्पेशल चीज ये है कि नीचे जाने के लिए वाटर बैलेंस सिस्टम को यूज करती थी, जो कि उस समय का एक एडवांस सिस्टम था।
ऊपर के हिस्से से टैंक्स में हवा भरी जाती थी। इस एक्सप्लोरर सबमरीन में बैलेस्ट टैंक्स में पानी भरने और निकालने का एक ऐसा सिस्टम था जो आज सारी मॉडर्न सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है। सबमरीन के अंदर बैठे लोग अलग अलग तरीके से ऑयस्टर्स पकड़ते हैं। सबमरीन पूरी तरह प्रेशराइज्ड होती है, इसलिए सी बॉटम तक पहुंच जाती है और नीचे पहुंचने पर स्ट्रक्चर के नीचे बनी हैच खोल दी जाती है, लेकिन पानी अंदर नहीं घुसता और सी बॉटम से सारे ऑयस्टर्स पकड़ लिए जाते हैं। वाटर बैलेस्ट टैंक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मैं बताती हूँ सबमरीन एक्सप्लोरर का प्रिंसिपल। तो इस बॉटल में पानी भरने से ये बॉटल बॉटम पर पहुंच जाएगी और जब उन्हें सबमरीन को ऊपर सरफेस पर लाना होता है, वो कंप्रेस्ड एयर टैंक का इस्तेमाल करते हैं और वाटर टैंक को प्रेशराइज करते हैं, जिससे सारा पानी बाहर निकल जाता है। मैंने पानी से भरे टैंक में हवा भरी है, जिससे कुछ पानी बाहर निकल गया। इस वजह से टैंक हल्का हुआ और सरफेस पर पहुंच गया। जूलियस क्रोल ने इस प्रिंसिपल को समझा और फिर बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। इस सबमरीन के वाटर बैलेंस सिस्टम में इनोवेटिव चीज ये थी कि टैंक्स इस स्ट्रक्चर के अलग अलग हिस्से में थे, इसीलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि अगला हिस्सा पहले नीचे जाएगा या पिछला। इससे आप सबमरीन के नीचे जाने की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ये शानदार सबमरीन के साथ कई बदनाम किस्से जुड़े हुए हैं। इसके क्रू मेंबर्स बीमार हो गए और उनमें से कई मारे गए। आज हम जान चुके हैं कि वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार बने, लेकिन 1860 के दशक में इसके बारे में कोई नहीं जानता था। डाइवर्स को लगा कि सबमरीन श्रापित है, इसीलिए ये 150 साल से यहीं पड़ी हुई है। सबमरीन वर्कर्स की बात को अगर छोड़ दें तो ये एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है। इसे देखने और छू कर देखने का एक अलग ही मजा है। ये हमारे साथ लगभग 150 साल से है। पायनियरिंग स्पिरिट के इंजीनियर्स क्रोल की बैलेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर ले गए हैं। कैप्टन फ्रेड रेक्टॉप कंट्रोल रूम में हैं। जहाज में 87 बैलेस्ट टैंक्स हैं, सब में पानी भर सकते हैं। सबसे बड़े टैंक का वॉल्यूम है 15,700 क्यूबिक मीटर, जो कि एक बड़े जहाज के बराबर है। कुल मिलाकर हम 7.5 लाख क्यूबिक मीटर बैलेस्ट वाटर भर सकते हैं। रिग के नीचे सुरक्षित तरीके से खड़े होने के लिए जहाज अपने बैलेस्ट को बढ़ाकर ड्राफ्ट को 17 मीटर और नीचे ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बीम्स प्लेटफॉर्म के करीब हों, नहीं तो वो रिग की टॉप साइड को हिट कर सकते हैं। सही पोजीशन पर पहुंचकर पायनियरिंग स्पिरिट लिफ्टिंग का काम शुरू कर सकता है, लेकिन उससे पहले योक्स को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना होगा और यह काम आसान नहीं है। हमें प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते वक्त वेसल की मोशन को ध्यान में रखना होता है। अगर हम ऐसा न करें तो टकराने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा। पायनियरिंग स्पिरिट के इंजीनियर्स रिग को मूविंग शिप से कैसे कनेक्ट करते हैं? इसके लिए टीम के इंजीनियर्स ने अतीत के इनोवेटर्स के काम पर ध्यान दिया। ये लिनस मोल्थरी रेस ट्रैक पेरिस के नजदीक है। सूजी शीही जिस कार को चला रही है उसे बड़ी अच्छी तरह से बनाया गया है। ये है सिट्रन DS, फ्रेंच मोटर इंडस्ट्री की शान। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन इसके अंदर की जबरदस्त इंजीनियरिंग इसे दूसरी कार से अलग करती है।
1950 के दशक में मास प्रोडक्शन और नई टेक्नोलॉजीज की वजह से कार्स लोगों तक पहुंच रही थीं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थीं। यहाँ फ्रांस में एक तो सड़कें अच्छी नहीं थी और दूसरा पुराने स्प्रिंग बेस्ड सस्पेंशन सिस्टम की वजह से अगर आप तेज रफ्तार से सफर करना चाहते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता। लेकिन एक युवा फ्रेंच इंजीनियर इसका हल खोजने में लगा हुआ था। वो इंजीनियर था 1955 में सिट्रोएन में काम करने वाला पॉल मैजिश। उनकी खोज ने कन्वेंशनल सस्पेंशन इंजीनियरिंग का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैजिश ने बड़ा इनोवेटिव कदम उठाया। उन्होंने स्प्रिंग्स उतार दिए और उनकी जगह एक स्फीयर को रॉड के जरिए हर व्हील से जोड़ दिया और रबर मेम्ब्रेन से डिवाइड किया। टॉप में गैस थी जो कंप्रेस होती और फोर्स अब्सॉर्ब करती और बॉटम का हाइड्रोलिक फ्लूइड उसे ट्रांसफर करता। इंपैक्ट होने पर रॉड हाइड्रोलिक फ्लूइड को पुश करती जिससे मेम्ब्रेन में फोर्स ट्रांसफर होती और ऊपर की गैस कंप्रेस होती और इंपैक्ट का इफेक्ट एब्सॉर्ब हो जाता। नॉन कंप्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड को एक वाल्व के पुश करते ही एक्सेस फोर्स खत्म हो जाती। अब हम देखते हैं मजेस डिजाइन टेस्ट करके। मैं ड्राइव करने जा रही हूँ DS इस कच्ची सड़क पर। आज जितनी भी कार्स में कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम फिट है, ये सड़क उनके लिए बहुत ही खराब है। ये बहुत ज्यादा बम्पी और शेकी होगी। चलिए अब देखते हैं कि DS इस पर कैसे चलती है। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। मेरा मतलब है इस तरह की कच्ची सड़क पर अगर मैं अपनी कार या नॉर्मल कार चलाती तो मुझे जंप्स लगते और डिस्कम्फर्ट होता, लेकिन इस कार में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हम एक तरह के एयर कुशन पर ड्राइव कर रहे हैं जो रोड के सारे शॉक्स और जोल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि मजेस सिस्टम काम कर रहा है। ये सिर्फ रोड के बम्प्स को ही अच्छी तरह अब्सॉर्ब नहीं करती है, बल्कि इसमें एक और बड़ी खासियत है। इसमें एक ऑटोमेटिक सेल्फ लेवलिंग सिस्टम है, इसलिए आप कार में कितना भी वजन रख दें या उसे कहीं भी रख दें, एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक फ्लूइड नीचे के खाली स्फीयर्स में भर जाएगा और वजन को पूरी कार में बराबर बांट देगा और कार दोबारा अपनी ओरिजिनल हाइट में आ जाएगी। और ये सिस्टम इतना बेहतर है कि अगर टायर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट जीनियस। सिट्रोएन DS को आज तक की सबसे बेहतरीन कार माना जाता है। इसके हाइड्रो न्यूमैटिक सस्पेंशन सिस्टम को कई जगह इस्तेमाल किया गया, जिसमें मासेराटी, रोल्स रॉयस और एम्बुलेंसेस शामिल हैं। पायनियरिंग स्पिरिट के इंजीनियर्स भी जहाज को स्टेबलाइज करने के लिए मेजिश द्वारा अपनाए गए प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जहाज प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो हम AMC पर चले जाते हैं, मतलब एक्टिव मोशन कॉम्पेंसेटिंग। टॉप साइड लिफ्ट सिस्टम में 16 बड़े बीम्स होते हैं। इसका मतलब 8 एक हल पर और हर एक का वजन 1800 टन होता है। हर एक बीम में मौजूद प्रेशराइज्ड एयर सिलेंडर्स हाइड्रोलिक फ्लूइड से अलग होते हैं। मेजर स्फीयर्स की ही तरह यहाँ भी एयर सिलेंडर मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करती है। हाइड्रोलिक और एयर सिस्टम का कॉम्बिनेशन मतलब VF, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक तरह का बड़ा शॉक अब्सॉर्बर। हाइड्रोन्यूमैटिक रफ सी के इंपैक्ट को बेअसर करता है। पूरी मोशन कॉम्पेंसेशन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक शानदार सिस्टम तैयार होता है। सभी बीम्स आसानी से किसी तरफ भी मूव हो सकते हैं, यानी X, Y और Z डायरेक्शन में। पूरे बीम सिस्टम में सबसे खास चीज है हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक की इन्वॉल्वमेंट। इन्हीं की वजह से बीम्स अपने वजन के कारण शिप मोशंस को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि बीम्स सिर्फ खड़े रहते हैं और वेसल मूव करती है। मैंने ऐसा पहले कहीं नहीं देखा। ये वाकई लाजवाब है। लिफ्ट करने से पहले बीम्स को टॉप साइड के नीचे सीक्वेंस में लगाया जाता है।
मोशन कॉम्पनसेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है और जैकेट लेग्स के अंदर भेजी गई टॉर्चेस उन्हें काटकर अलग करती है। हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और पायनियरिंग स्पिरिट एक बार में ही टॉप साइड को उठा लेता है। मतलब ये कि हमें बस बटन दबाना है, जिसकी वजह से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऑयल मूव करता है और बीम के आगे लगे फ्रंट लिफ्ट सिलेंडर्स के जरिए लेवर ऊपर उठता है। इससे लेग्स और टॉप साइड के बीच 2 मीटर का गैप पैदा होता है। अब तक हमने एक लिफ्ट में 30,500 टन तक उठाया है। हम बाव पर 48,000 टन लिफ्ट कर सकते हैं और 25,000 टन स्टर्न पर। ये एक कमाल की बात है। ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसकी लंबाई 5 जंबो जेट्स के बराबर है। साइट कोऑर्डिनेटर डैन एक्करबूम इसे एक लाजवाब जहाज मानते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा और हेवीएस्ट लिफ्टिंग जहाज बनाना चाहते हैं। मतलब ये लगभग 48,000 टन उठा सकता है। ये सिर्फ एक लिफ्ट में रिग्स को डिसमेंटल ही नहीं, बल्कि इनोवेशन के वाइस प्रेसिडेंट ऑन्ड्रे स्टीनहाउस मानते हैं कि इस 3 बिलियन की लागत से बनी शिप में हर तरह के ऑयल इंडस्ट्री टूल्स हैं। समय ही पैसा है, इसलिए हम वो सारा काम करना चाहते हैं जो मुमकिन हो। हम इस वेसल से 2 काम करना चाहते थे, क्योंकि जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो वेसल को बहुत कम समय काम करना होता है और बाकी समय में हम पाइप्स भी बिछा सकते हैं। पायनियरिंग स्पिरिट को दुनिया के सबसे गहरे पानी में बड़ी ऑयल और गैस पाइप्स बिछाने का काम मिला है। लेकिन एक बड़े पाइप का वजन 2000 टन तक हो सकता है। अगर अच्छे तरीके से पकड़कर सही टेंशन में नीचे न उतारा जाए तो वो अपने वजन से ही टूट जाएगा। हमें गहरे पानी में ऑयल और गैस ढूंढने के लिए दूसरे तरीके अपनाने थे, इसलिए हमें ऐसे वेसल की जरूरत थी जो और कई काम कर सके और तो और बहुत भारी पाइप्स को गहरे पानी में अच्छी तरह बिछा सके, और ये काफी मुश्किल काम था। आप भारी पाइप्स को गहरे पानी में कैसे बिछा सकते हैं? पायनियरिंग स्पिरिट पर काम कर रहे इंजीनियर्स को इसका जवाब अतीत की इनोवेशन से मिला। मेन के लगभग 90% में फॉरेस्ट है, मतलब अमेरिका की किसी भी स्टेट से ज्यादा। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल टोबायस मेन में लॉगिंग इंडस्ट्री से प्रेरित एक खास डिजाइन के बारे में जानने पहुंचे हैं। जब से यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पर आए, इस लकड़ी को कमाई का एक अच्छा जरिया माना गया है। लॉगर्स पेड़ को नदी के पास फेंक देते हैं और बाद में लॉग ड्राइवर्स उसे बहाव के साथ नीचे ले जाते हैं और किनारे पर बनी 100 मिल्स में पहुंचा देते हैं। लेकिन जब नदी के पास उगे सारे पेड़ काट दिए गए तो उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। भारी पेड़ों को घने जंगल से घोड़ा गाड़ी पर लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि पहिए दलदल में धंस जाते और सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती थी। हजारों एकड़ में फैले जंगल के पेड़ों तक पहुंचने के लिए एक नया जरिया चाहिए था, और वो भी जल्दी। उन्नीस में इन्वेंटर एल्विन लॉम्बार्ड ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वो भी इस मुश्किल को झेल रहे थे। लॉम्बार्ड ने जो परेशानी झेली उसे हम अभी भी देख सकते हैं। अगर मैं कीचड़ में अपना पैर रखूं तो वो धंस जाता है, क्योंकि बहुत सारा वजन एक छोटे से सरफेस एरिया पर पड़ रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने वजन को बड़े सरफेस एरिया पर फैलाना होगा, और मैं धंसूंगा नहीं। आगे बढ़ने के लिए मैं अपने पीछे का हिस्सा उठाकर आगे रख दूंगा, और इसी तरह से मैं आसानी से आगे बढ़ सकता हूं, अपना वजन डिस्ट्रीब्यूट करके।
इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लॉम्बार्ड ने ऐसी मशीन बनाई जिसने इंडस्ट्री और दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। और यही है वो लॉम्बार्ड स्टीम लॉग हॉलर। क्या कमाल की मशीन है, इनक्रेडिबल। इस मशीन की कामयाबी का राज इसके नीचे ही है। लॉम्बार्ड के डिजाइन की खासियत इसके कंटिन्यूअस ट्रैक्स में थी, जिससे गाड़ी का वजन जमीन पर फैल जाता और गाड़ी आसानी से आगे बढ़ती। ये अपना रास्ता खुद ही बनाती थी। लॉम्बार्ड की मशीन के कंटिन्यूअस ट्रैक्स की वजह से पहिए पर निर्भरता कम हो गई और मशीन बेहद कामयाब रही। लॉम्बार्ड इस मशीन की मदद से टिम्बर को खींचते थे, जिसका वजन 300 टन तक होता था और इसे पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए ये पहली कमर्शियली सक्सेसफुल कंटिन्यूअस ट्रैक्ड व्हीकल है। लॉम्बार्ड का डिजाइन बहुत शानदार था और इस मशीन ने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स की सोच बदल दी। वो अलग तरह के व्हीकल्स बनाने लग गए और इन व्हीकल्स को डिजाइन किया गया था एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री के लिए। ये अच्छी तरह इंजीनियर्ड मशीन थी। लेकिन उस लॉग हॉलर मशीन का विशाल ऑफशोर कंस्ट्रक्शन शिप से क्या रिश्ता है? पायनियरिंग स्पिरिट में 4 बड़े टेंशनर्स हैं और हर एक में 100 मीटर लंबा कंटिन्यूअस ट्रैक है। लॉम्बार्ड के लॉग हॉलर की तरह ये ट्रैक्स भी पाइप के कांटेक्ट में आने से उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे टेंशन बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है और सी फ्लोर पर पाइप को पूरे कंट्रोल से बिछाया जाता है। हम इस वक्त प्रोडक्शन लाइन के आफ्ट में हैं। आप उन 4 टेंशनर्स में से एक को देख सकते हैं जो पायनियरिंग स्पिरिट में है। एक टेंशनर की कैपेसिटी 500 टन तक हो सकती है। पाइप को टेंशनर शूज से पकड़ कर रखा जाता है। शूज थोड़ा मूव करते हैं ताकि वो सही पोजीशन में आ सकें और पाइप पर थोड़ा प्रेशर भी बना सकें, लेकिन पाइप डैमेज ना हो। शूज पूरे पाइप से कनेक्ट होते हैं और वेसल के अंदर उसे जकड़ कर रखते हैं। टेंशनर्स ऑनबोर्ड पाइप असेंबली लाइन में खास भूमिका निभाते हैं, जहां अलग-अलग स्टेशन पर जॉइंट्स वेल्ड किए जाते हैं। जिस वेल्डिंग प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है वो भी पाइप प्रोडक्शन के दौरान उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। शिप के इंजीनियर्स हर घंटे में 400 मीटर लंबी पाइप तैयार कर सकते हैं। वेल्ड होने के बाद टेंशनर्स पाइप पर ग्रिप बना लेते हैं और फिर उसे सी फ्लोर पर आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता है। हमारे पास टेंशनर्स हैं, इसलिए हम गहरे पानी में पाइप्स बिछा सकते हैं और कोई बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी खड़ी नहीं होगी। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पायनियरिंग स्पिरिट पाइप्स नहीं बिछा सकता। पायनियरिंग स्पिरिट डीप सी एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। पायनियरिंग स्पिरिट $3 बिलियन की नायाब मशीन है। अपने डीपेस्ट ड्राफ्ट में यह 10 लाख टन सी वाटर डिस्प्लेस करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। दुनिया में पायनियरिंग स्पिरिट जैसा कभी कुछ नहीं बना। ये अपने साइज, वेट और ऑपरेशन की वजह से काफी कामयाब है। इस शानदार वेसल का काम हाई सी में बंद पड़ चुके रिग्स को डिसमेंटल करना है, जो बड़े अच्छे और नए तरीके से होता है। हम प्लेटफॉर्म के नीचे पहुंचते हैं और बीम्स को प्लेटफॉर्म के नीचे पोजीशन करते हैं और फिर हम टॉप साइड को लिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बड़े जहाज को डीप वाटर रिग्स में इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे लंबी ऑयल और गैस पाइप्स को बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन पाइप बिछाने में कई महीने लग सकते हैं और मौसम कभी भी खराब हो सकता है।
जब आप गहरे पानी में जाते हैं तो वहां कभी भी हालात मुश्किल हो सकते हैं। गहरे समंदर में तूफान इस विशाल जहाज के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। साइट कोऑर्डिनेटर डैन अकरबुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मौसम बदल जाए और अचानक बड़ी लहरें आने लगें तो हम पूरा ऑपरेशन रोक देते हैं। लेकिन आप रफ सी में नीचे गहराई में बिछाई गई कई 100 टन पाइप से अपने आप को कैसे सुरक्षित अलग करेंगे? इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने अतीत के इनोवेटर्स की मदद ली। ये है अपर हाज, जर्मनी का एक ऐतिहासिक और सबसे खास माइनिंग रीजन। इन पहाड़ों पर सदियों से माइनिंग हो रही है। लेकिन 19वीं सदी में इंजीनियर्स के सामने एक मुश्किल आई। कैसे कीमती मेटल ओर को सुरक्षित माइन से बाहर निकाला जाए? टूल्स के इस्तेमाल से ओर को निकाला जाता है, जिसे फिर बड़ी वुडन बकेट्स में भरा जाता है ताकि उसे ऊपर पहुंचाया जा सके। कुछ शाफ्ट्स तो 800 मीटर की खतरनाक गहराई तक पहुंची हुई है, जो कि सी लेवल से नीचे है। इसलिए ओर को ऊपर पहुंचने के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। पहले बकेट्स को हेम्प फाइबर रोप से खींचा जाता था, लेकिन ऐसे हालात में मॉइस्चर की वजह से रोप्स कमजोर पड़ जाती है, इसलिए उन्होंने चेन्स इस्तेमाल की। लेकिन चेन्स सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं थी, क्योंकि एक कमजोर लिंक के टूटने से कभी भी खतरनाक हादसा हो सकता था। (1831) में माइनिंग इंजीनियर विल्हेम एल्बर्ट ने एक नए सिस्टम पर काम करना शुरू किया। एल्बर्ट ने 4 अलग-अलग वायर्स ली और उन्हें इकट्ठे ट्विस्ट किया ताकि एक हेलिक्स बन पाए। फिर उसने 3 और ऐसी वायर्स तैयार की और उन्हें एक साथ ट्विस्ट किया ताकि ज्यादा मजबूती मिल सके। ये एक तरह की वायर रोप बन गई और आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इसलिए ये ज्यादा वजन उठा सकती है। इन्वेंटर के नाम पर उसे एल्बर्ट रोप का नाम दिया गया। वो इतनी कामयाब हुई कि जल्द ही इस इलाके की सारी माइन शाफ्ट्स में इस्तेमाल होने लगी और फिर ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगी। सिर्फ माइंस में नहीं, बल्कि इसके अलग अलग वर्जन्स को कई जगह देख सकते हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस से लेकर केबल कार्स तक में। ओशन जायंट पायनियरिंग स्पिरिट के ऊपर विल्हेम एल्बर्ट की वायर रोप का इस्तेमाल डीप सी A&R सिस्टम यानी अबैंडन एंड रिकवरी में बड़े पैमाने पर होता है। जब आप एक पाइपलाइन को बिछा रहे होते हैं और अगर अचानक मौसम खराब हो जाए या फिर तूफान आ जाए तो आपको पाइप को छोड़ना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में आपको पाइप के एंड को वेल्ड करना पड़ता है। हम उसे कैप वेल्ड करते हैं। पाइप के एंड पर एक कैप वेल्ड करके उसे वाटर टाइट बनाया जाता है। फिर सुपर हैवी वेट वायर केबल्स का इस्तेमाल करके उसे सी फ्लोर पर उतारा जाता है। उसके बाद अंडर वाटर रोबोट वायर को काट देता है। ये केबल 5 इंच का है। ये बहुत लंबा है, मतलब इसकी लंबाई 4850 मीटर है। ये 500 टन भारी 4 पाइप्स को नीचे बिठा सकता है, इसलिए इसकी टोटल कैपेसिटी 2000 टन की है। वैसे ये सिस्टम दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ी अच्छी तरह काम करता है। अच्छे तरीके से पाइप्स बिछाने के लिए पायनियरिंग स्पिरिट के इंजीनियर्स ने एक शानदार सिस्टम तैयार किया है। हमारे A&R सिस्टम में ऐसे 4 विंचेस हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े विंचेस हैं और सबसे बड़ी पाइपलाइंस बिछाते हैं। हमें चारों विंचेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। चारों विंचेस का इस्तेमाल करते वक्त एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इंजीनियर्स ने लाजवाब डिजाइन तैयार किया है।
यहाँ पर राइट हैंडेड केबल्स हैं। आप देख सकते हैं कि हीलिक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और वेसल्स की दूसरी तरफ आपको इस तरह के 2 और विंचेस हैं और वो दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और वहाँ पर हीलिक्स नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है। लेफ्ट और राइट हीलिक्स का मतलब है कि केबल्स आपस में कभी नहीं उलझेगी। हम टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हम केबल को रोटेट कर सकते हैं, केबल को पाइपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है, पायनियरिंग स्पिरिट पर है। पायनियरिंग स्पिरिट ने ऑयल इंडस्ट्री में डिजाइन और इंजीनियरिंग की नई मिसाल कायम की है। हम 48,000 टन से भी ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा पाइप लेइंग जहाज है, हम उससे भी दुगने बड़े हैं। हम अपने ही जॉब्स क्रिएट करते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका सपना होगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना। इस तरह के वेसल को बनाने और इसकी डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में शामिल होना गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी चीज का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता जो पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दे। पायनियरिंग स्पिरिट बनाने वाले इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने अतीत के इनोवेटर्स के आइडियाज को अपनाकर उन्हें मॉडर्न और खूबसूरत रूप दिया है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। लोग पूछते हैं अब आगे क्या करोगे? मैं नहीं जानता। मतलब आपने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बना दिया, अब क्या करने वाले हो?